सभी को नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद आज हम यूजीसी नेट ज्योग्राफी का 2019 का पेपर हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस भारतीय पतन की पहचान कीजिए जिसे सर्वोत्कृष्ट प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है और जहां पेट्रोलियम, उर्वरक, रसायन और मशीनरी आदि के आयात में अग्रणी कार्गो ट्रैफिक है। देखिए, इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन हैं और हिंदी अनुवाद किया गया है। ये कंप्यूटराइज्ड होता है, कंप्यूटर अपने आप इंग्लिश का हिंदी करता है, तो जो भी उसमें वर्ड फीड होते हैं उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो थोड़ा इसमें इधर उधर कोई वर्ड हो जाता है। तो ये देखिए, इसमें कौन सा बंदरगाह है। सबसे पहले तो देखिए, इसमें प्राकृतिक बंदरगाह पूछा है। कोलकाता, चेन्नई, न्यू तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम। पेट्रोलियम, उर्वरक, रसायन और मशीनरी। अगर हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो कोलकाता बंदरगाह है, उसका भी योगदान है। उसके पास में जो हल्दिया बंदरगाह है उससे ज़्यादा पेट्रोलियम या कहें कि आयात निर्यात होता है। उसके बाद चेन्नई है, वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। फिर न्यू तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम। इसमें हमें रसायन और मशीनरी को भी ध्यान में रखना है। तो विशाखापट्टनम इसका सही आंसर होगा। इसका विशाखापट्टनम आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डी विटलसी ने समस्त विश्व को कितने प्रकार के कृषि प्रदेशों में विभक्त किया? तो विटलसी महोदय ने विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा था और उन्होंने 13 कृषि प्रदेशों में बांटा। और भारत है, इसमें चावल प्रधान और चावल विहीन कृषि प्रदेशों में आता है। चावल प्रधान जहाँ चावल की कृषि होती है और चावल विहीन का मतलब गेहूं प्रधान, जहाँ गेहूं की कृषि होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के कारण ला नीना घटना परिघटित होती है? अभी देखिए, मानसून चल रहा है और अल नीनो और ला नीना जैसी घटनाएं मानसूनी देशों के संदर्भ में ली जाती हैं। अल नीनो है वो गर्म से संबंधित है और ला नीना ठंडे से संबंधित है। तो देखिए कौन से सही हैं इसमें। मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हवा के दबाव का कम होना। तो ला नीना में दबाव कम नहीं होता है, तो ये पहला ये गलत है। दूसरा देखते हैं, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के ऊपर कमजोर उच्च दाब प्रणाली द्वारा सामान्य दाब स्थिति को स्थानांतरित करना। तीसरा है, मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से ठंडे जल का जमाव, जिसकी परिणति काफ़ी तेज व्यापारिक पवनों के रूप में होती है। ये बिल्कुल सही है इसमें। और चौथा है, प्रशांत महासागर के ऊपर व्यापारिक पवनों का पश्चिम से पूर्व की ओर अपेक्षाकृत तेज गति से बहना। इसमें देखिए, ला नीना का ये तीसरा ही है, सही है। एक एक ही दिया है इसमें, दो ऑप्शन नहीं है, तो तीसरा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, किस महादेश में ओपेक के सदस्य देशों की अधिकतम संख्या है?
ओपेक तेल निर्यातक संघ है, विश्व का संगठन है जिसका मुख्यालय वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो एशिया में ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये जो खाड़ी देश हैं ज़्यादातर वो इसके सदस्य देश हैं। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला और अफ्रीका और यूरोप। तो सबसे ज़्यादा संख्या है वो अफ्रीका महाद्वीप में के देशों की है। इसमें तीसरा आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, कथन दिए गए हैं और कौन से सही हैं वो हमें पढ़ना है। वर्ष 2011 की जनगणना में भारत में वर्ष 2001 से जनसंख्या की वृद्धि में मध्यम बढ़ोतरी देखी गई है। देखिए 2001 के दशक में 23.54 दशक की वृद्धि थी और 2011 में 17 पॉइंट कुछ रही थी। तो मध्यम बढ़ोतरी देखी गई, ऐसा वृद्धि में मध्यम नहीं हुई, कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो ये गलत है। बी का है, भारत में शहरी आबादी में निरपेक्ष बढ़ोतरी ग्रामीण आबादी में होने वाली निरपेक्ष बढ़ोतरी से अधिक हो गई है। ये ठीक है, सही है। सी में दिया है, वर्ष 2001 की अपेक्षा 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात में कमी आई है। तो कमी नहीं आई है लिंग अनुपात में। 934 था उस समय, 933, 934 और अभी 940 है, तो कमी नहीं आई है। और अगला है, वर्ष 2001 की अपेक्षा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में सुधार हुआ है। हाँ, ये सही है। तो सही उत्तर का चुनाव करना है। सही कौन से हैं? बी और डी। बी और डी सही है। तो ये 4 का आंसर होगा इसमें, बी और डी सही। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है? यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है प्री एग्जाम में। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार बायोस्फीयर, जीवमंडल या जैवमंडल है, और हम जैवमंडल में ही रहते हैं। क्योंकि ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। अगला क्वेश्चन, वरद हिमालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपक्षय आमतौर पर प्रबल है? तो इसमें देखिए क्या लिखा, एक्सफोलिएशन ये तो नहीं होता है, कणिकीय विघटन और स्क्रीन निर्माण, शैलखंड विखंडन अपक्षय में ये सबसे महत्वपूर्ण है। वर्त हिमालय में शैलखंड विखंडन पहला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कारण कथन दिए हैं। कथन है, सिंधु गंगा का मैदान विश्व के अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। बिल्कुल ठीक है ये बात। तर्क क्या है? सिंधु गंगा के मैदानी भाग के पास उर्वर जमीन और पर्याप्त जल है। बिल्कुल सही है और सही व्याख्या है। जहाँ उपजाऊ मैदान है तो वहाँ जनसंख्या का जमाव है वो अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में है? तो माउंट सेंट हेलेंस है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, लाभ प्रदाता के स्थानीय हाशियों के संबंध में डी एम स्मिथ के सैद्धांतिक मॉडल में यदि लागत नियत हो तो स्थानिक राजस्व की जो वक्राकार आकृति है वो किस प्रकार की होगी? ये होगी वी आकार की, वी नुमा होगी। पहला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये स्थानांतरित कृषि है और प्रदेश है, इसका मिलान करना है। तो झूमिंग कृषि ये उत्तरी पूर्वी भारत खासकर असम में वहाँ कहते हैं। कुमारी है वो केरल
क्षेत्र में कहते हैं तो पश्चिमी घाट, और ये वालरा है, वाटरा लिखा हुआ है, वालरा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, और कोडू आंध्र प्रदेश, ये इसके सुमेलित हो गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आर्थिक विकास के मूल बाह्य मॉडल कोर पेरीफेरी मॉडल का प्रतिपादन किया था? कोर पेरीफेरी मॉडल, ये ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, और ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर है उसके सिलेबस में भी दिया गया है। कोर पेरीफेरी मॉडल ये फ्राइडमैन का है, फ्राइडमैन महोदय ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी तो उसका रिव्यू है, इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है, ये माफ़ी चाहूँगा मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एपीकल्चर, ओलेरिकल्चर और कौन से फल सब्जियों से संबंधित है, इनका मिलान हमें करना है। एपीकल्चर सभी का पता है, ये शहद से संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। उसके बाद ओलेरिकल्चर है, ये साग सब्जी, रसोई साग से संबंधित है। पोमोलॉजी है वो फल से, और विटिकल्चर है अंगूर की फसल से। तो इसमें देखिए एपीकल्चर मधुमक्खी, और फिर ओलेरिकल्चर है ये रसोई, पोमोलॉजी फल से, और विटिकल्चर अंगूर से संबंधित। ये मिलान हो गए हैं, तो इसमें ऑप्शन में आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, महासागरीय धाराएं हैं और उनको तट से मिलान करना है हमें। लेब्राडोर धारा, अटलांटिक महासागर, लेब्राडोर तट के समीप बहने वाली ठंडी धारा है, तो ये कनाडा का पूर्वी तट होगा इसमें। ओयोसियो धारा, ये प्रशांत महासागर में, जापान के उत्तरी जो भाग है वहाँ पर, तो ये इसमें आ जाएगा कोरिया का पूर्वी तट। कनारी धारा, ये ठंडी धारा है, अटलांटिक महासागर की है, इसमें ये मोरक्को के पश्चिमी तट के समीप बहने वाली धारा है। और बेंगुला धारा, ये दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तटीय भाग, ये इसमें मिलान हो गया है। नीचे ऑप्शन में आप मिलान कर सकते हैं, इसमें चौथा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए शहरीकरण के बढ़ते का मतलब कम से अधिक, उससे अधिक, इस प्रकार से पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण का स्तर हमें पता है गोवा में है, और उसके बाद मिजोरम में है, और तमिलनाडु में, केरल में, इस प्रकार से है। तमिलनाडु इसमें है नहीं, तो सबसे पहले गोवा, और उसके बाद मिजोरम, केरल और पंजाब, तो सी, और उसके बाद डी, और ये दूसरा आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक कार्य क्षेत्र के रूप में भूगोल के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान किया था? तो देखिए दर्शन शास्त्र का योगदान है वो कांट महोदय से जुड़ा हुआ है, तो इसमें इमैनुअल कांट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रामसर कंजर्वेशन किससे संबंधित है? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये देखिए आर्द्र भूमि वेटलैंड से संबंधित है। 1971 में ईरान में है रामसर स्थान का नाम, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था। तो नम भूमि है, वेटलैंड्स हैं, उनको कैसे संरक्षित करें, उनके संरक्षण से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था रामसर।
ईरान में है ये रामसर, ध्यान में रखना है आपको। और राजस्थान में ये सांबर झील और केवलादेव जो घना पक्षी विहार है इसके अधीन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा फॉर्मेट इन GIS इज कंपेटिबल विद सैटेलाइट इमेज। तो GIS में सैटेलाइट इमेज के लिए सबसे उपयुक्त फॉर्मेट कौन सा है? तो इसमें देखिए CAD, DLG, वेक्टर और रोस्टर। तो ये वेक्टर डाटा फॉर्मेट है, ये उपयुक्त रहता है, तीसरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत के निम्नलिखित राज्यों को वहाँ की घनी आबादी के वितरण के अनुसार अवरोही क्रम में सजाइए। कई बार देखिए आरोही और अवरोही का कन्फ्यूजन होता है कई स्टूडेंट्स में, तो ये ध्यान में रखना है हमें। अवरोही डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में, पहले सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद उससे कम, ये होगा अवरोही। आरोही का मतलब सबसे पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो अवरोही पूछा गया है। अवरोही का मतलब घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा किस में है? तो हमें पता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल। पहला आंसर है वो सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वलय में दोनों किनारे समानांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हों तो यह किस प्रकार के वलन का उदाहरण होगा? वलन है संपीड़न के कारण चट्टानों में वलन पड़ता है। इस प्रकार से दबाव अगर किसी चट्टानों में आ जाए, यहाँ भी और इस प्रकार से, तो वलन पड़ता है। समानांतर होने के साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी होते हैं। देखिए इस प्रकार से, अगर ये वलन है इस प्रकार से, समानांतर है और क्षैतिज भी है, क्षैतिज अवस्था में भी है, समानांतर भी है, इसको कौन सा वलन कहते हैं? समनति, श्यान, विवृत और संवृत, इसको कहते हैं श्यान वलन। अगला क्वेश्चन, भूआकृतिक आपदाएं हैं और जो घटनाएं घटित हुई हैं उनसे हमें मिलान करना है। भ्रंश, तो कैलिफोर्निया भ्रंश है, उसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है 1906 में। ज्वालामुखी क्रिया क्राकाटोआ 1883 में बिलियन तुल्य ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। 3000 किलोमीटर दूर इसकी आवाज़ सुनाई दी थी और एक द्वीप पूरा नष्ट हो गया था। द्रवस्थैतिक दबाव, जल के दबाव के कारण आने वाला भूकंप, ये यूनान का भूकंप है 1931 का। और प्लेट टेक्टोनिक में खिसकाव के कारण ये कच्छ भुज का भूकंप गुजरात में 2001 में भारत में आया था। अगला क्वेश्चन, TS आरेख निम्नलिखित में से किनके निर्माण और हद को निर्धारित करने में सहायता करता है? TS टेम्परेचर से संबंधित है और ये जो जल राशियां हैं, महासागर, सागर, उनसे संबंधित है। तापमान बढ़ने और वायु दाब के कम होने की स्थिति के बारे में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन सदस्य देशों की संख्या के संदर्भ में सबसे बड़ा है? विभिन्न संगठन हैं, ओपेक, सार्क, आसियान और यूरोपीय संघ। तो सबसे ज़्यादा सदस्य देश किस में हैं? ओपेक, सार्क, आसियान और यूरोपीय संघ। इसमें सबसे ज़्यादा यूरोपीय संघ में। अभी कुछ ही दिनों पहले ब्रेग्जिट, यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का अलग होना, वो काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। यूरोपीय संघ, जिसे यूरो कहते हैं, जिनकी मुद्रा को हम
अगला, काई स्क्वायर टेस्ट में निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है नेट में। काई स्क्वायर टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट की माप की जाती है, दूसरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो जनसंख्या नीति 2000 है, वो भी अभी चल रही है। देखिए, शुरुआत में स्थिर करने का लक्ष्य 2045 रखा था, लेकिन बाद में विशेषज्ञों ने कहा कि 45 तक तो स्थिर नहीं हो पाएगी भारतीय जनसंख्या, तो इसमें 30 वर्ष बढ़ा दी गई, यानी अब इसको 2075 कर दिया गया है। इस ऑप्शन में 75 है नहीं, तो ये 45 था शुरुआत में, तो इसमें ये दूसरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये जलप्रपात वाटरफॉल हैं और कौन सी नदी पर है, इनका मिलान करना है। जोग प्रपात, दूधसागर, शिवा समुद्रम और दुदुमा, कौन कौन सी नदी पे हमें मिलान करना है। तो देखिए, इसमें जोग प्रपात है वो शरावती नदी पे है, और दूध सागर है वो मंडोरी नदी पे, शिवा समुद्रम है वो कावेरी नदी पे है, और दुदुमा ये मत्स्यकुंड नदी पे। तो इसमें देखिए, जोग प्रपात शरावती नदी पे 3 का ऑप्शन होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदाता के मतदान रुख के लिए अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण निर्धारक है? हम सभी मतदाता हैं, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, कम महत्वपूर्ण पूछा है। जाति, उम्मीदवार की शिक्षा, धर्म और भाषा, धन, शक्ति। तो देखिए, सबसे कम महत्वपूर्ण निर्धारक, इसमें देखिए 2 ऑप्शन हैं, एक तो धर्म और भाषा। मतदान रुख के लिए क्या महत्वपूर्ण है, धर्म और भाषा और फिर जाति, ये दोनों ही ऑप्शन हैं, इसमें बन सकते हैं, लेकिन इसमें है सही आंसर होना चाहिए ये जाति। जाति का कोई रोल नहीं होता है, हालांकि धर्म और भाषा का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन भाषा है वो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो इसमें पहला आंसर है वो ज़्यादा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछा है, गलत कौन सा है, और बाकी सारे सही हैं। तो गंभीर पारिस्थितिकी नरकेंद्रिकवादी दृष्टिकोण पर आधारित पर्यावरणवाद, देखिए ये इंग्लिश का हिंदी अनुवाद हुआ है, तो ये नरकेंद्रीवादी क्या है ये मुझे भी समझ में नहीं आया। निवल प्राथमिक उत्पादन, पोषक स्तर 1 में संग्रहित ऊर्जा अथवा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, शुद्ध प्राथमिक उत्पाद, ये सही है बिल्कुल। समपारिस्थितिकी, जैव समुदाय के बीच जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन, ये भी ठीक है। समस्थिति प्रणाली, पारिस्थितिक स्थिरता बनाए रखने हेतु पारितंत्र में होने वाले किसी परिवर्तन का प्रति संतुलन स्थापित करने हेतु प्राकृतिक पारितंत्रों में अंतर्निहित स्व विनिमयन प्रणाली, ये भी ठीक है। पहला दूसरा तीनों सही है, ये गलत है 4 नंबर का। अगला, जनसंख्या वृद्धि के सैडलर के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला है, जनसंख्या में वृद्धि और खाद्य आपूर्ति में विपरीत संबंध है।
जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुक्रम में होती है, जबकि खाद्य आपूर्ति में वृद्धि अंकगणितीय अनुक्रम में होती है। जनसंख्या वृद्धि का सैडल का सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक सिद्धांतों से जुड़ा है। मानव की जनन क्षमता में जनसंख्या घनत्व के विपरीत अंतर होता है। तो सही कौन सा पूछा है इसमें? तो देखिए, जनसंख्या में वृद्धि और खाद्य आपूर्ति में विपरीत संबंध है। जनसंख्या बढ़ रही है और खाद्य आपूर्ति घट रही है, तो ये विपरीत तो नहीं है, हालांकि इसके मुकाबले कम वृद्धि होती है, तो ये भी सही नहीं है। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुक्रम में होती है, जबकि खाद्य आपूर्ति में वृद्धि अंकगणितीय अनुक्रम में होती है। जनसंख्या वृद्धि का सैडल का सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक सिद्धांतों से जुड़ा है। मानव की जनन क्षमता में जनसंख्या घनत्व के विपरीत अंतर होता है। तो ये 4 का ऑप्शन है, ये सही है, बाकी सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन, कौन से कथन सही हैं? सहसंबंध गुणांक उद्भव और स्केल प्रेक्षण दोनों के विकल्प पर निर्भर करता है। सहसंबंध गुणांक माप की इकाइयों पर निर्भर करता है। सहसंबंध का गुणांक निर्धारण गुणांक का वर्गमूल होता है। सहसंबंध गुणांक का शून्य मूल्य आश्रित चर के मूल्य का आकलन नहीं कर सकता है। तो केवल डी सही है इसमें, ये 4 का सही है, बाकी गलत है। कोई भी 2 चर हैं, उनके मान दिए जाते हैं और दोनों में क्या सहसंबंध है, आपस में किस प्रकार से संबंधित है, तो सांख्यिकी में इसकी गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन 31 का हो गया था, देखता हूँ। हाँ सही, 32 का। निम्नलिखित कथनों पर वायु संहति गुणों के संबंध में विचार कीजिए। वायु का विस्तीर्ण निकाय बॉडी, काफी समान भौतिक गुण, हल्की अपसारी हवाओं से संबंध, अभिसरण क्षेत्रों से संबंध। तो सही वायुपुंज, वायु राशियों से संबंधित क्वेश्चन है ये। वायु राशियों के बारे में पूछा है, ये विशेषताएं दी हैं, तो कौन से सही हैं? तो देखिए, इसमें समान भौतिक गुण होने चाहिए, हल्की अपसारी हवा, अभिसरण क्षेत्रों से संबंध। बी, सी और डी सही है, इसमें तीसरा आएगा। बी, सी और डी सही। अगला क्वेश्चन, सान एड्रियान्स बर्न्स है किसका, किससे संबंधित है, ये पूछा है। सान एड्रियान्स बर्न्स कैलिफोर्निया वाला रूपांतरित बर्न्स है। तो देखिए, रचनात्मक, विध्वंसक, कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव मार्जिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी माप की स्केल टोर्नेडो की गंभीरता की शक्ति को बताती है? टोर्नेडो चक्रवात फुजीटा स्केल द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, ये मिट्टियां हैं और इनसे मिलान करना है हमें। एंटीसोल मिट्टी है, वो लेटराइट के समकक्ष होती है। और इंसेप्टिसोल गैर प्रादेशिक मृदा है। मोलिसोल भूरी वन मिट्टी है। और ऑक्सीसोल ये चरनोजम के समान है। तो इसमें देखिए, एंटीसोल में गैर प्रादेशिक मृदा, सॉरी लेटराइट मृदा तीसरा है। 4 का आंसर होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखीय पट्टी का भाग नहीं है? प्रशांत महासागरीय ज्वालामुखी क्षेत्र जोन, एलुसियन द्वीप समूह, मिंडनाओ, अजोर्स और सखालिन। तो देखिए, जो अजोर्स द्वीप समूह हैं वो अटलांटिक महासागर के भाग हैं, बाकी ये तीनों प्रशांत महासागरीय ज्वालामुखी अग्नि मेखला के भाग हैं।
तो ये नहीं है अजोर्स द्वीप समूह। अगला 37 का क्वेश्चन, कथनों को पढ़ना है। बांगड़ मृदाएं पुरानी जलीय मृदाएं हैं, सही है ये। बांगड़ मृदाएं बार बार जलमग्न होती हैं, बार बार खादर होती हैं, ये नहीं है। बांगड़ मृदाओं में सांद्रण और संधियाँ बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। बांगड़ मृदाओं के अपेक्षाकृत अधिक शुष्क क्षेत्र से क्षारीय और लवणीय पुष्पक्रम प्रदर्शित होता है। तो इसमें कौन सा सही विकल्प है वो चुनना है। ए और डी सही है, दूसरा आंसर आएगा इसमें। ये भी सही है और पहला भी सही है। बार बार जलमग्न खादर मृदाएं होती हैं। किसी नियम संबंध में विविध फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, इंग्लिश में हमारे पास है नहीं, हिंदी का है, ये तो समझ नहीं आ रहा क्या पूछा है। लेकिन इसमें पूछा है कि निश्चित क्षेत्र में विविध फसलों के अंतर्गत के क्षेत्र के अनुपात को, किसी खेत में अलग अलग फसलें बोई जाती हैं, किस फसल में कितना क्षेत्र है उसके अनुपात को फसल पैटर्न्स कहते हैं, प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन फंक्शनल से संबंधित है। प्रकार्यात्मक क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित में से किन अभिलाक्षणीय गुणों के आधार पर किया जाता है। परिवहन आवृत्ति और माल प्रवाह आवृत्ति के आधार पर। जम्मू और कश्मीर के निम्न हिमालय क्षेत्रों को समुद्र तल से औसत ऊंचाई के संदर्भ में अवरोही क्रम में चुनिए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है, रिपीट हुआ है। अवरोही घटते क्रम में, पहले अधिक फिर कम से ज़्यादा। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये आएगा इसमें। किसका योगदान भौगोलिक अध्ययन की छवि की अवधारणा मुहैया करता है। तो छवि की अवधारणा है वो कैनेथी बोल्डिंग भूगोलवेत्ता हैं, उनसे संबंधित है। ये बिहेवियरिज्म व्यवहारिक भूगोल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। कार्ल हाउसेफर, जेम्स लवलॉक, OH किस्पेट और गिडन। तो देखिए, ये आप जो भी जिस भाषा में अटेम्प्ट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका रिव्यू दिखाया जाता है। हिंदी में अगर गड़बड़ी हो तो इंग्लिश का देख लेना चाहिए। इसमें इस स्टूडेंट ने देखिए हिंदी में गड़बड़ी थी तो इंग्लिश का देखा है, तो इसी से देखिए इसका हल करते हैं। इसमें कार्ल हाउसेफर है वो किससे संबंधित है। इस गायनिज्म और जेम्स लवलॉक इसमें दोनों ये पहले संरचनात्मकवाद मिले हुए हैं, आपस में ठीक है। और गिडन है ये इससे संबंधित है, और स्किस्पेट प्रोबेबिलिज्म से संबंधित है। इसमें ये दूसरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एकमैन अभिगमन ट्रांसपोर्ट किस में होता है। अब ये देखिए, ये भी इंग्लिश का हिंदी अनुवाद में यहाँ ट्रांसपोर्ट दे दिया है। एकमैन स्पायरल है, ये महासागरीय धाराओं से संबंधित है कि किस प्रकार महासागरीय धाराएं अपनी दिशा परिवर्तन करती हैं और एक स्पायरल जैसी आकृति का निर्माण करती है।
तो ये महासागर के ऊपरी भाग से संबंधित है। महासागर और वायुमंडल दोनों से संबंधित है। ये पहला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आवश्यकता पूर्ति वक्राकृति के ड्रोनोवस्की के संकलनात्मक ढांचे में जीवन यापन का न्यूनतम स्तर कल्याण की किस अवस्था को निरूपित करता है? आवश्यकता पूर्ति वक्राकृति के ड्रोनोवस्की के संकल्पनात्मक ढांचे में जीवन यापन का न्यूनतम स्तर कल्याण की किस अवस्था को निरूपित करता है? तो इसमें कल्याण की अपर्याप्तता, वैभव, पर्याप्तता, निराश्रितता, तो इसमें आएगा पर्याप्तता। जब लोगों के पास पर्याप्त संसाधन होंगे तभी उनका जीवन स्तर कल्याण में हो पाएगा। एडवर्ड उलमैन के परिवहन पद्धति के तरीके के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अनुपूरकता को निरूपित करता है? उलमैन ने अपना परिवहन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। परिवहन का अंतर संबंध का सिद्धांत दिया था उन्होंने। तो उसमें पूरकता से संबंधित है किसी उत्पाद की मांग और पूर्ति से। इसमें पहला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रोमन भूगोलवेत्ता थे? हिपार्कस, हिकेटियस, स्ट्रेबो और पोसिडोनियस। तो स्ट्रेबो है वो रोमन भूगोलवेत्ता थे। अभी हम 50 क्वेश्चन ही हल करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। निम्नलिखित में से कौन से भूगोलवेत्ता भूगोल के सामान्य अथवा सार्वभौमिक तथा विशेष और विशिष्ट के रूप में द्विशाखन के प्रतिपादक हैं? ये किसने सामान्य और प्रादेशिक, विशिष्ट और विशेष भूगोल में बांटा था भूगोल को? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। वारेनियस महोदय संबंधित हैं, द्वैतवाद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, शहर एक की जनसंख्या है 2 लाख और दूसरे की 6 लाख है, एक दूसरे के बीच 50 मील की दूरी है, तो रैली के खुदरा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार कौन सी दूरी उसके संबंधित व्यापार क्षेत्र के बाहरी किनारे को प्रदर्शित करने की ब्रेकिंग पॉइंट होगी? तो ब्रेकिंग पॉइंट इसमें होगी 18.2 मील पर। सतत विकास लक्ष्य में कितने उद्देश्य और कितने लक्ष्य हैं? 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा वीडियो, इसमें 51 से 100 क्वेश्चन हल करेंगे। कारण कथन है इसमें, उच्च लवणता 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। लवणता मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती जाती है। मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती जाती, हाँ कम होती जाती, ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं है, तो ये दूसरा होगा। तो ये 50 क्वेश्चन थे और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और बोलने में भी थोड़ी दिक्कत होने लगी है। इसके बाद 51 से लेकर 100 क्वेश्चन इसके दूसरे पार्ट में हल करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।